नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। कोरोना की दूसरी लहर से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है। पहले ऑक्सीजन का संकट प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती था, लेकिन अब इस मोर्चे पर वह सफल होती नजर आने लगी है। अब सरकार की चिंता है कि कोरोना की इस चेन को कैसे तोड़ा जाए, जिसके लिए कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, तो कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया है। अब सरकार का सीधा फोकस माइक्रो मैनेजमेंट पर है। सरकार ने अब प्रदेश के सभी जिलों को 3 ग्रुप में बांट दिया है, जिसके आधार पर अब जिलों की समीक्षा होगी। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ऑक्सीजन के मोर्चे पर सफलता के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार का फोकस माइक्रो मैनेजमेंट पर है, या यूं कहें कि कोरोना आपदा की समीक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अब एक नया फॉर्मूला बनाया है। सरकार की मंशा है कि सभी जिलों की एक साथ समीक्षा की बजाय जिलेवार समीक्षा हो और उसी की जरूरत के हिसाब से प्लान तैयार हो। इसलिए सभी जिलों को ए, बी, सी ग्रुप में बांटा गया है। अब सभी जिलों की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक साथ नहीं करेंगे। ए ग्रुप में 18 जिले, जबकि बी ग्रुप में 16 जिले और सी ग्रुप में 18 जिलों को शामिल किया गया है। इस कवायद के पीछे सरकार की कोशिश प्रदेश में कोरोना की स्थिति बेहतर और सटीक समीक्षा करना है। अभी एक साथ सभी 52 जिलों की समीक्षा में कई तरह की परेशानियां सामने आ रही थीं। इसी को देखते हुए सरकार ने अब यह तय किया है कि जिले ग्रुप में बांटकर उनकी समीक्षा की जाएगी, जिसके तहत ग्रुप ए के 18 जिलों की समीक्षा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को की। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 92,000 के पार हो गया है। इसमें 21,457 मरीज ऑक्सीजन और आईसीयू बेड पर हैं। ऐसे में हर दिन 500 से 600 टन ऑक्सीजन की सप्लाई सरकार के सामने चुनौती बनती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पतालों के प्रबंधन से कहा है कि ऑक्सीजन की कमी की सूचना कम से कम 6 घंटे पहले दें, ताकि समय पर व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कलेक्टरों व कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ कोरोना की समीक्षा के दौरान कहा है कि अस्पताल से ऑक्सीजन की मांग 1 घंटे पहले आती है। ऐसी स्थिति में तत्काल इंतजाम करना मुश्किल होता है। दरअसल ग्वालियर के एक अस्पताल में मंगलवार को ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो गई थी। इसकी प्रारंभिक जांच में यह आया था कि अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन की डिमांड करने में थोड़ा विलंब कर दिया। मतलब साफ है कि सरकार मरीजों को लेकर चिंतित है। सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, सरकार इस मोर्चे पर सफल नजर आने लगी है। अब सरकार का फोकस कोरोना की चेन तोड़ने पर है, जिसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस किया जा रहा है। कोरोना संकट का जो प्रभाव जिस प्रकार से अलग अलग जिलों में अलग अलग तौर पर देखने में आ रहा है, जहां जिन जिलों में संक्रमण तेजी से फैला है और वहां संसाधन की चुनौती बड़ी है, उनको ए ग्रुप में, मध्यम मझोले जिलों को बी, और जहां अभी संकट उतना गतिमान नहीं है, सी कैटेगरी में उन जिलों को रखते हुए और चिन्हित जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार को आज जाकर नेहरू जी की ताकत और उनकी सोच का पता चला है। आज पूरे देश में जब प्राणवायु का और ऑक्सीजन का संकट है, तब देश के 13 बड़े स्टील प्लांट्स जो भिलाई, बोकारो, राउरकेला, जमशेदनगर, मोदी नगर, पारादीप में लगे हैं, इनके माध्यम से आज ऑक्सीजन की सारी किल्लत ख़त्म हो रही है, उसको हैंडल किया जा रहा है। ये सब जो है नेहरू जी की देन है। 2014 के बाद इनमें से कुछ हुआ हो तो सरकार इसको बताए। दूसरी चीज़, जो माइक्रो मैनेजमेंट की बात हो रही है, हम स्वागत करेंगे अगर राहत और जो व्यवस्था है, दवाई और ये सारी चीज़ें समय पर सब जगह उपलब्ध हों और इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो स्वागत योग्य काम है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भले ही कुछ भी दलीलें दें,
लेकिन ये हकीकत है कि सरकार के प्रयास और प्रशासन की सख्ती के चलते मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिन में नए संक्रमितों की संख्या 13,500 से ज्यादा नहीं बढ़ पाई, जबकि सैंपल टेस्ट की संख्या 60,000 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 12,756 संक्रमित मिले हैं, जबकि उससे 1,398 ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 105 मौतें जरूर हुई हैं, जो एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा है। लेकिन अभी संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आगे भी जंग बाकी है, जिसके लिए होशंगाबाद, उज्जैन समेत कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक एक मोर्चे पर सफलता मिलती जा रही है, लेकिन वक्त ज्यादा सतर्क रहने और कोरोना से लड़ने का है। यही जज्बा रहा तो यकीन मानिए हम ये जंग जल्द ही जीत लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी माइक्रो मैनेजमेंट पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे सरकार की तैयारियों के। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और कुछ और मेहमानों को भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी, जो सबसे बड़ा संकट था ऑक्सीजन का, आज की स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो अभी डिमांड है पिछले कुछ दिनों की, या अब जो सप्लाई हो गई है कि हम बेहतर स्थिति में आ गए और शायद सरप्लस भी हो गए होंगे। रही बात अब इंजेक्शन और बेड की, आज ही सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सौंपी हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है कि जांच देरी से आ रहे नतीजे, जिसके कारण संक्रमण बढ़ रहा है, और दूसरा इंजेक्शनों की कालाबाजारी पर। तो जांच का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जो निजी लैबों ने जांच बंद कर दी या कम कर दी है शायद पैसों को लेकर, तो शायद सरकार को अब इन पर सख्ती बरतना चाहिए। और जिस माइक्रो मैनेजमेंट की बात चल रही है, वो माइक्रो मैनेजमेंट अपनी जगह, लेकिन सख्ती अब और बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल मनोज जी, सरकार समीक्षा कर रही है, अच्छा प्रयास है। और जिस तरीके से समीक्षा के लिए जिलों का को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है जी, वो उससे नीचे तक क्या क्या काम हो रहा है बड़ी गंभीरता से बारीकी से समीक्षा हो पाएगी। ये बड़ी बात है क्योंकि मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, 52 जिले हैं। यदि आप 52 जिलों को लेकर एक साथ बैठते हैं टेबल पर, तो आपको पूरा दिन चाहिए तो भी आप पूरे सभी जिलों को कवर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। यदि हमको निपटाना है फौरी तौर पर, तो आपके ज़िले में क्या स्थिति है, आपके ज़िले में क्या स्थिति है, एक टेबल पे जो अधिकारी जो प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन देखिए, अच्छा है खराब है बोल के आगे बढ़ जाइए। ऐसी समीक्षा का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। यदि आपको वाकई में जड़ पर जाकर समस्या को पकड़ना है, उसका इलाज करना है, तो फिर बारीकी से पड़ताल होना जरूरी है। शायद उसी लिए मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है कि 3 हिस्सों में जिलों को बांट दिया गया है। ABC 3 ग्रुप बनाए हैं, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जिलों को रखा गया है। जैसे भोपाल अलग ग्रुप में रखा गया, तो इंदौर को अलग ग्रुप में रखा गया है, जो कि दोनों ही बड़े जिले हैं कोरोना के लिहाज से। तो इस तरीके से अच्छा प्रयास है। इसमें कोई मीन मेख नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे कमियां ही उभर कर सामने आएंगी और निदान होगा, जनता का भला हो सकता है। जहां तक वो ऑक्सीजन आने की बात है, तो वाकई में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ गया है आने का, तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं, उस तरीके से ऑक्सीजन आ रही है और प्रदेश में अब ऑक्सीजन पर्याप्त उपलब्ध है। लेकिन ये वैसा मामला है मनोज जी जो ग्वालियर में उभर कर सामने आया कि वहाँ पर ऑक्सीजन का टैंकर खड़ा था बिल्कुल बगल के अस्पताल में, इधर वालों ने डिमांड ही रेज नहीं की। बिल्कुल वैसा ही मामला है कि आपके कुएं में पानी है, मोटर भी लगी हुई है, बिजली का कनेक्शन भी आपका चालू है, लेकिन आपको बटन नहीं दबाएंगे तो पानी कैसे निकलेगा? कैसे? बिल्कुल। तो शायद इसीलिए मुख्यमंत्री को आज बैठक में कहना पड़ रहा है कि 6 घंटे पहले डिमांड रेज करें। लेकिन ये मुख्यमंत्री को क्यों कहना पड़ता है? सबसे बड़ी बात सवाल यही है। ये उस जिले का मैनेजमेंट जो CMHO हैं वो क्यों नहीं देख रहे हैं, अस्पताल के अधीक्षक क्यों नहीं देख रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना हुआ है पूरा, कमिश्नर क्यों नहीं देख रहे हैं? तो ये एक जो खामी है इसको दूर करना बहुत जरूरी है। और जो एक पॉइंट आपने और उठाया, जांच में विलंब वाला जो मामला है, यदि हम कहें कि सरकारी स्तर पे जो जांच है उसकी स्थिति में पहले से सुधार हुआ है, 24 घंटे में रिपोर्ट मिलने लगी है। लेकिन निजी लैब है, जैसे उनका रेट तय किया गया उन्होंने जाँच करना बंद कर दिया। एक बड़ी समस्या मुनाफाखोरी की यहाँ पर आके खड़ी हो गई है। जो ज़्यादा पैसा दे रहा है उसकी जांच कर रहे हैं, जो नहीं दे रहा है, कब सरकारी रेट पे बात कर रहा है तो जांच ही नहीं ले रहे हैं, सैंपल नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन लैब के बिना भी अभी जांच चली रही है 15-20 दिन से मध्य प्रदेश में, तो इन लैब को मध्य प्रदेश में काम करने की अनुमति ही रद्द कर देना चाहिए कि इनका कोई भी संस्थान मध्य प्रदेश में काम नहीं कर पाएगा। जब आप इतनी सख्ती बरतेंगे तो उनमें सुधार होगा। आप याद कीजिए कि जब चीन से संकट खड़ा हुआ था तो एक मुहिम चली थी कि चीन के प्रोडक्ट का बायकॉट कर दीजिए, या अमेजन जैसी कोई मार्केटिंग कंपनी से कोई संकट खड़ा हुआ, कुछ
तो उसको लेकर एक कैंपेन चला, तो उन कंपनियों को झुकना पड़ता है। बिल्कुल। चीन को भी झुकना पड़ा है, तो हम ये कंपनियां भी झुक जाएंगी यदि सरकार इस बारे में प्रयास करेगी। 7.25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, बहुत सारी जगह से और सैंपल जनता कलेक्ट की करते हैं। जान का सवाल है, तो शायद जनता का भी उतना ही समर्थन जी। मिलेगा। और एक चीज और है मनोज जी, जिस पर सरकार को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पूरा फोकस ऑक्सीजन की तरफ है और ऑक्सीमीटर की तरफ है। बिल्कुल। जो ऑक्सीमीटर 900 रुपए से लेकर 1200-1500 रुपए तक मिलता था, वो ऑक्सीमीटर 5-5 हज़ार में बेचा जा रहा है। एक ये बहुत बड़ी गलत स्थिति हो रही है। इसी तरीके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 35-35 हज़ार रुपये से शुरू होता था, बिल्कुल। अब आप उसकी कीमत ऑनलाइन में सर्च कर लीजिए, वो आपको जो है 65-70 हज़ार या 90 हज़ार रुपये के आसपास का मिलेगा। कम कीमत का तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वेटिंग लिस्ट भी लंबी होती जा वेटिंग रही लिस्ट है। भी लंबी है। तो ये जो मुनाफाखोरी हो रही है, इसको रोकने का प्रबंध सरकार को करना चाहिए। जब आप रेलवे स्टेशन पर चाय के लिए तो जीएसटी बिल की डिमांड करते हैं कि बिल होना चाहिए, बिल नहीं तो चाय फ्री, तो फिर यहाँ पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, सरकार के अलग अलग विभाग हैं, और आपदा प्रबंधन की एक्ट तो लागू ही है जिसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो रासुका की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। और ये जो मुनाफाखोरी हो रही है आपदा के अवसर पर, इस पर रोक लगनी चाहिए, तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। केवल मुख्यमंत्री ही ये कहें कि सब कुछ ठीक कर लेंगे तो संभव नहीं है, केवल मंत्री ही ठीक कर लेंगे संभव नहीं, केवल चीफ सेक्रेटरी या कुछ अफसर ठीक कर लेंगे संभव नहीं है। प्रदेश के 52 जिले हैं, तो प्रदेश में 63 विभाग हैं। 63 विभाग के समन्वय से और आम जनता के सहयोग से इस समस्या से पार पाया जा सकता है। और शायद आम जनता को भी सोचना होगा, क्योंकि एक दुकानदार जो कि मुनाफाखोरी कर रहा है और शायद उसको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो उसको वहाँ पे मुनाफाखोरी से पाला पड़ रहा है, तो वो उनको गाली दे रहा है जो खुद मुनाफा कमा कर आया। ऐसे सारी चीज़ों में हो रहा है। जैसा आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की बात की है, बेड की बात की है, तो हर एक आदमी उससे जूझ रहा है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो शायद लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी खुद सोचना चाहिए कि हम इस मौके का क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं, क्यों हम 5 किलोमीटर एम्बुलेंस के 5,000 मांग रहे हैं, क्यों हम अगर आटा 25 रुपये किलो हो तो 30 रुपये किलो में बेचना चाह रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर यदि उनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर है, जैसा आपने भी बताया था कि गैस बिल्डिंग वाले ने सिलेंडर अपना दे दिया। बिल्कुल। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। भोपाल में भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लोगों को सस्ती ऑक्सीजन मुहैया करा रही हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसा काम करने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ मुनाफाखोरी जो हो रही है, तो उससे हर आदमी को सोचना चाहिए कि आज सामने वाले के पास संकट है, मुझसे पैसा कमाने, कल हम पे भी संकट आएगा। बिल्कुल। इसी कोरोना काल में भी आ सकता है कि आपके पास ऑक्सीजन है तो आप उससे ज़्यादा पैसे में दे रहे हैं, लेकिन आपको यदि रेमडेसिविर की ज़रूरत है और उसके संपर्क हैं, तो फिर वो स्थिति आपके साथ निर्मित हो जाएगी। तो इसलिए लोगों को भी सोचना चाहिए। और अभी चूंकि हम कहें कि ये संकट का मामला है कि जान हर व्यक्ति की कीमती है, कोई भी मुनाफे पर आपको चीज़ दे रहा है, आप लीजिए, उसके वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, यदि बिल देता है बिल लीजिए, बिल नहीं देता है तो उसका कुछ ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, और अपना दवाई जो आपको जितने रेट पे ले रहा है लीजिए, अपना काम निकालिए, उसके बाद उसकी शिकायत दर्ज कराइए। बिल्कुल। तो अगली बार से उस पर कार्रवाई होगी। आपकी शिकायत के बाद आपका काम भी हो गया, शिकायत भी हो जाएगी, तो फिर वो अगली बार से ऐसा करने वाले लोगों को एक सबक मिलेगा। और ये जो हो रही है, ये जो मुनाफाखोरी हो रही है, एक तरीके से लूट हो रही है आम आदमी के साथ, तो ये कहीं ना कहीं इस पर बंद होगी। तो सजग जनता को रहना होगा। पहली बात तो यह है कि हम क्यों बाजार से महंगी दर पर इंजेक्शन खरीदें। तो सरकार ने एक सिस्टम बना दिया, उस पर भरोसा करें। नहीं मिल रहा, कलेक्टर को फ़ोन करें, सीएमएचओ से बात करें, और नहीं मिल रहा, सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म है, आप सीएम को टैग करके अपनी बात को रखिए कि 4 दिन से आपकी रिक्वेस्ट पड़ी, अभी आपको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। देखिए, आपको इंजेक्शन मिल ही जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। क्योंकि एक स्तर पे शायद जो प्राइवेट अस्पतालों का जो एक नेक्सस है, कहें कि वो जिम्मेदारी अपनी पर्याप्त निभा नहीं रहा है, क्योंकि वो सिस्टम उनके पास भी है कि इंजेक्शन वो अरेंज कर सकते हैं सिस्टम, लेकिन वो मरीज़ पर दबाव डालते हैं कि आप अगर ऑक्सीजन का इंतजाम भी आप करिए, इंजेक्शन का इंतजाम भी आप करिए, पैसा भी पहले जमा करिए। कई सारी खबरें ऐसी भी हैं जिन्होंने कैशलेस बीमा कराया, उसका लाभ भी नहीं मिल रहा। तो ऐसी तमाम सारी जो दुश्वारी हैं, उससे आम आदमी परेशान हो रहा है। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात ये है, जो निजी अस्पताल है, ये जो कहें कि इस आपदा में जो है उनके लिए क्या कहें, इनको डकैत कहें, क्या कहें, उसकी वैसी स्थिति है। इलाज शब्द जरूर नहीं कर रहे है, हैं वो, बिल्कुल कह सकते हैं। इलाज जरूर कर रहे हैं, वो डॉक्टर हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो जो है व्यक्ति को देख के इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई सक्षम व्यक्ति है, जब कोई अप्रोच लगा कर जाता है या कोई वहाँ पर अपनी अप्रोच बताता है, कोई कह दे कि यदि मैं पत्रकार हूँ, तो उससे कहते हैं कि आप रेमडेसिविर खरीद के लाइए।
क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आपके कहीं ना कहीं लिंक होंगे, कोई अधिकारी है तो उससे भी वो कहते हैं कि आप खरीद के लाइए रेमडेसिविर, आपकी जिम्मेदारी, आप लेकर आइए। तो ये एक दबाव डालकर जो सरकारी तंत्र बना हुआ है, जिसके तहत उनको एक आवेदन रिक्वेस्ट फॉर्म भेजना है, उनको मिलेगा इंजेक्शन। बिल्कुल उस प्रक्रिया से परे जाके भी वो दबाव डालते हैं कि सक्षम आदमी है तो वो और लेकर आए, इससे वो मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ना, भोपाल के एक अस्पताल में इंजेक्शन तो मरीज ने मंगाया लगने के लिए और नर्स ने जो है उसकी जगह पानी लगा दिया, इंजेक्शन बाहर भेज दिया। कहीं पर ये कौन कर रहा है? ये वही डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ ही तो कर रहा है ना। कई सारे डॉक्टर रतलाम में डॉक्टर पकड़े गए हैं। जी, इंजेक्शन की खाली शीशी कहाँ मिलेगी आपको? वो तो अस्पताल से ही मिलेगी जो डस्टबिन में फेंकी जा रही है। उस खाली शीशी में पैरासीटामोल की गोली का पाउडर भर के कौन बेच रहा है? ये अकल कौन लगाएगा? ये तो वही लगाएगा ना जिसको पता है कि उसके अंदर क्या है। आम आदमी को तो पता ही नहीं कि उसके अंदर पानी है कि पाउडर है कि कैसा है। इसको तो ये भी नहीं पता होगा इंजेक्शन लिक्विड फॉर्म में है कि पाउडर फॉर्म में है। तो ये जो हो रहा है, ये जो डॉक्टर कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों का तो लाइसेंस बिल्कुल सस्पेंड होना चाहिए। इनकी प्रैक्टिस से इनको जो है ख़त्म करना चाहिए और बाकायदा सरकार को लिस्ट बनानी चाहिए, कलेक्टर को इनकी लिस्ट जारी करनी चाहिए कि आज हमने ये 4 चोर डॉक्टर पकड़े लेकिन अभी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ये कोरोना की आफत से हम निपट जाएंगे वैसे इनके लाइसेंस सस्पेंड कर दीजिए, हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दीजिए आप, कि ये दोबारा कर नहीं पाए, तो इससे व्यवस्था में सुधार होगा। यहाँ पर यदि आपने ढील दे दी तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। तो अभी तो चूंकि उनसे काम निकालना है तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि डॉक्टर कम है, पैरामेडिकल स्टाफ कम है। आप एक पे दबाव डालेंगे तो 4 खड़े हो जाते हैं आंदोलन करने के लिए। तो अभी उनसे काम निकालिए, आप स्कूटनी करते जाइए, लिस्टिंग करते जाइए ऐसे लोगों के नाम, और जब ये हो जाए तो बाकायदा आरोप पत्र थमाने के साथ ही उनके जो है लाइसेंस गंभीर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो फिर आगे चल के व्यवस्था में सुधार होगा। और ये बहुत जरूरी कदम सरकार को ऐसे उठाने होंगे, ये प्रिवेंटिव मेजर्स करने ही होंगे, तभी आगे कुछ फायदा होगा। जैसे कि मिलावट के खिलाफ अभियान चल रहा है जी, कि मिलावटखोरी का आप मकान ही तोड़ दे रहे हैं, आपकी उसकी दुकान गिरा दे रहे हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ऐसा ही काम यहाँ पर करना होगा कि जी, अस्पताल में बीजेपी गड़बड़ हो रही जी, है तो प्रभु अस्पताल जी। का लाइसेंस ही रद्द करें। मैं आऊँगा आपके पास। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। मालू जी, जो प्रभु जी ने कहा आपने भी सुना होगा, माफ कीजिए, दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और मालू जी भी जुड़ गए हैं, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए, दोनों का बहुत स्वागत है। मालू जी, जो कुछ कहा प्रभु जी ने, क्या वाकई वो समय नहीं है? क्योंकि अब एक्शन का भी समय आ गया है, क्योंकि आपने लगातार ये स्थितियां बदलती जा रही, बिगड़ती जा रही, और आने वाला समय क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। तो पहले एक संदेश देना जरूरी है मुनाफाखोरों पर, खासतौर से उस पैरामेडिकल स्टाफ या जो। मनोज जी, आपने सही समय पर मुझे जोड़ा है जी, मैंने आज ही मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि मुनाफाखोरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। 30,000 का कंसंट्रेटर 1.25 लाख में यदि बिक रहा है तो ये स्टॉकिस्ट बेच रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, ऑक्सोमीटर में ज्यादा पैसे ले रहे हैं। तो ये आपदा में जो अवसर ढूंढ रहे हैं व्यापारी लोग, इन पर कड़ी कार्रवाई और रासुका भी में निरुद्ध किया जाना चाहिए। इनको उनसे स्टॉक जब्त करके उसको एमआरपी पर बिकवाना चाहिए, ये मैंने आग्रह किया है जी। और निश्चित ही ये जैसे अभी प्रभु जी ने कहा कि मतलब ये तो मानवीय अमानवीयता की हद है। ऐसे समय आप लाभ कमाने का सोचें तो ठीक है, थोड़ा बहुत कमाने, लेकिन आप तो पूरा पानी में दूध की जगह पानी ही पानी डाल रहे हैं। ये कितनी गलत बात है कि एक पानी का इंजेक्शन लगा रहे हैं, कहीं रेमडेसिविर नकली बेच रहे हैं लोग। तो इस पर लगाम लगनी चाहिए, अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि हमारी सबकी जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नागरिकों को, देश के नागरिकों को बचाने की है, चाहे कहीं की कोई सी भी सरकार हो। और ऐसे लोग जो मानवता के विरोधी हैं, जो ऐसे में भी अवसर ढूंढते हैं मुनाफा कमाने के, वो मानवता के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। समय नहीं मालू जी, कानून बना दिया जाए कि ऐसे लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि आप कई सारी जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। कड़ाई से पालन होना चाहिए जी, कानून का कड़ाई से पालन करने के लिए। जैसा मैंने कल वित्त मंत्री जी से बात की, उन्होंने सारे एक सर्कुलर जारी कर दिया कि वो बाध्य है कैशलेस देने के लिए हॉस्पिटल। यदि नहीं है, यदि वो नहीं करेंगे तो उनका जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है उनको निरस्त कर दिया जाए, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। स्ट्रिक्टली उन्होंने आदेश जारी कर दिए, वो ऑर्डर की कॉपी भी मैं आपको भेज दूंगा जी। तो देखिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अस्पताल नगद पैसे जमा करा के बीमा कंपनियां उनको क्लेम से वंचित कर रही, कह रही अस्पताल में ही भर्ती होना जरूरी नहीं था, वो भी उनको संज्ञान ले रही कि ये पीड़ित मानवता की सेवा आज सबसे बड़ा धर्म है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी सत्ता में बैठे हो, चाहे कोई भी विधायक हो, चाहे कोई भी सांसद हो, चाहे कोई भी कुछ हो, लेकिन हमारा दायित्व, हम नागरिक के रूप में भी हमारा दायित्व है
कि हम ऐसे लोगों को पकड़े और हवाले करें शायद प्रशासन के कि ये लोग दुर्गेश जी कालाबाजारी कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे जो कुछ मालू जी ने कहा और प्रभु जी ने कहा है। समझ चाहूंगा, मालू जी की आवाज तो नहीं सुनी, पर प्रभु जी ने जो बात बोली है मैं पूर्णतः सहमत हूं। मालू जी का भी ये कहना है कि ये समय है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और नागरिक का धर्म निभाया जाए, राजनीतिक दुश्वारियां जो भी हैं या मजबूरियां उनको पीछे छोड़ते हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज सख्ती की आवश्यकता है जी और सबसे दिक्कत यही है कि जो इस तरह के कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं उनको सत्ता का या जो प्रशासनिक व्यवस्था का खौफ खत्म हो चुका है, और जब तक खौफ नहीं होगा कोई नहीं सुधरेगा। ये इंसानी फितरत भी है, उसको डर होना ही चाहिए। बचपन से ही हमारे घर में हमको जब माँ हवा के नाम से डराती थी तभी बच्चा सुनता था जी और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ये लोग इतने नीचे स्तर पर गिर गए हैं कि इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। ये लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, सीधे सीधे मार रहे हैं केवल पैसे के लिए। आज इंजेक्शन मध्य प्रदेश के अंदर कितना आया है, यदि उसकी संख्या मेरे को लगता नहीं अभी तक कोई जोड़ पाया हो। क्योंकि सरकारी बहुत सारी लेवल पे तो संख्या- लगभग 2 लाख इंजेक्शन आए और अब तो नए सिरे से उसका रिकॉर्ड रखा ही जा रहा है। आदरणीय, वो जो पिछला 2 लाख का इंजेक्शन है वो 2 लाख का बिक कहाँ गया यही तो नहीं समझ में आ रहा। तो वही तो यदि हम किसी सवाल को उठा लगा- उसी का जवाब खोजने के लिए बैठे कि आखिर वो आपके हिसाब से अब क्या सिस्टम अपनाए सरकार जिससे आम लोगों को राहत मिल पाए बिना ज़्यादा कागजी कार्रवाई के और कम पैसों में। सबसे पहले तो इंजेक्शन हुआ या ऑक्सीजन हुआ, ये सारी व्यवस्थाएं आधार लिंक के थ्रू कर देना चाहिए। जी क्योंकि यदि मैं अस्पताल पहुंचा हूं और मुझे आवश्यकता उतनी नहीं है पर मैं रसूख वाला हूं तो मुझे ऑक्सीजन भी मिल जाएगी और इंजेक्शन भी मिल जाएगा, और जिसको आवश्यकता मुझसे ज्यादा है उसके पास यदि रसूख नहीं है तो ना उसको इंजेक्शन मिलेगा ना ऑक्सीजन मिलेगी। तो जी। प्रयास ये होना चाहिए कि जिसकी आवश्यकता पहले है उसको मिले, और उसके लिए उसको दिया गया इसका आधार लिंक से ओपन करना चाहिए पब्लिक के सामने, जिससे ये संशय, ये भ्रम, ये धोखा, ये जो आज वातावरण निर्मित हो गया है कि नहीं साहब, जो अविश्वास पैदा हो गया है सरकार के खिलाफ, वो अविश्वास खत्म होना चाहिए। अविश्वास कब खत्म होगा? जब पारदर्शिता आएगी, और पारदर्शिता के संग काम करेंगे तो निश्चित हम इस महामारी से लड़के और विजयश्री को प्राप्त करेंगे। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको उतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है पर वो बेड भी ऑक्यूपाई करे हुए हैं और ऑक्सीजन भी अपने कब्जे में करके बैठे हैं। लेकिन इसके लिए कहीं आपको नहीं लगता डॉक्टर भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं? आदरणीय, मैंने डॉक्टर से क्या, सारा सिस्टम ही कहीं ना कहीं भ्रष्ट है। सारे सिस्टम में सत्ता के खिलाफ, सत्ता से भय खत्म हो चुका है। उसका कारण है कि सत्ता खुद इन चीजों में इन्वॉल्व है। यदि शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के अंदर कहने के बजाय ऑक्सीजन प्लांट बाबई में लगा चुके होते तो आज वो दड़े से कहते हैं ये मैंने लगा दिया था। आज लेकिन सर मतलब जहाँ ये पर जो ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ भी स्थिति अब बेहतर नहीं और कोई उम्मीद किसी को शायद आशंका नहीं होगी, क्योंकि अगर हम किसी भी राज्य की बात करें, हम मध्य प्रदेश की नहीं कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो कहीं ना कहीं सिस्टम ही इसके लिए जिम्मेदार है। उस सिस्टम में नेता भी हैं, अफसर भी हैं, सारे लोग हैं। मनोज जी, आपको साधुवाद, आपको तीनों प्रांत वो याद आए जहाँ कांग्रेस है। ना मैं तो मध्य प्रदेश की सुनिए, बात कर रहा हूँ, मैं तो सुनिए, उत्तर अरे प्रदेश बड़े भी भाई, कहा है, बड़े बिहार भाई, भी मध्य कहा है, प्रदेश केरल भी कहा है। बड़े भाई सुन तो लो, आपने 3 नाम लिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। मैं नहीं, आपको जवाब देता मैंने हूं ना। शुरू में ये भी आप कहा है दुखी कि मत होइए। देश के हर राज्य की वह स्थिति है। बड़े भाई दुखी मत होइए, मैं आप पे कटाक्ष नहीं कर नहीं रहा नहीं, हूं। मैं दुखी आपको होने की बात साधुवाद नहीं, दे रहा हूं। हम तो एक आपको सॉल्यूशन साधुवाद दे रहा हूं कि जी। आपको कांग्रेस के स्टेट दिखाई दिए, जी वो देखना चाहिए। क्योंकि यदि आप कांग्रेस के स्टेट की कमियां यदि सामने उजागर नहीं करेंगे तो वो भी निरंकुश हो जाएंगे। उनकी कमियों को जरूरत से ज्यादा आप सामने लेके आइए, जिससे उन पे अंकुश लगेगा, और अंकुश लगेगा तो वो वहां पर अपना अच्छा काम, अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। जिस तरह आप छत्तीसगढ़ में देखिए, मुख्यमंत्री महोदय ने प्रयास करके क्या रिजल्ट दिया है, या महाराष्ट्र में हम आज जिस तरीके से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मालू जी उन से प्रांतों- मालू जी से जवाब ले लेते हैं। मालू जी क्या कहेंगे कि आप फेलुअर देखिए, साबित हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? मैं तो व्यवस्था के खिलाफ, जो भी व्यवस्था है कहीं जी। भी उसमें यदि जो कमियां, क्योंकि व्यवस्था तो एक नौकरशाही है, वो कोई भी सरकार, कोई भी उसका हेड कर रहा हो, कोई भी कैप्टन हो, वो नीचे ये लोग किसी इनकी जवाबदेही जनता के प्रतिनिधि, इनको तो चाबुक से उनको ठीक करना पड़ता है। और यही मैंने कहा है, माननीय
दुर्गेश जी से भी मैंने उसके पहले ही कह दिया कि जी। भाई हम इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल ये नहीं कहे कि कांग्रेस भाजपा, इसका कोई सवाल नहीं। आज पूरे देश में हालात है। महाराष्ट्र में क्या चर्चा, अभी ये बात करेंगे तो फिर हम छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की नहीं, बात हम तो करेंगे। हम हमको आरोप किसी की बात नहीं प्रत्यारोप की करना बात है। ही, हम तो चाह रहे हैं हमें कोई ये एक बात समाधान करना निकले। है, हमें ये बात करना है, आज पूरा एकजुट होकर हम सब लोग, सारे दल मिलकर, खास करके दो प्रमुख दल, उनके सारे अच्छे लोग जितने भी हैं, लोग सभी अच्छे हैं, काम जी। करने वाले लोग हैं, उन सबको मिलकर पीड़ित मानवता की सेवा करना चाहिए। जहाँ तक रसूख का सवाल है, देखिए ये नौकरशाही इनको कहते हैं कि आप ये जो घूमने वालों को पकड़ो, तो वो अभी कल ही इंदौर में हुआ, एक कंपाउंडर जा रहा था किसी बुजुर्ग माताजी को घर में इंजेक्शन लगाने और उनकी इलाज चल रहा था, तो उसको रोक लिया, 2 घंटे थाने पे मुझे फोन करना पड़ता है। ये नौकरशाही तो ये अंधी होके मतलब काम करती है, इनको निर्देश क्या दिया जाता है और करते क्या है। कई जगह बहुत सिरफिरे लोग रहते हैं, तो इनको ठीक करना हमारा काम है, क्योंकि हम जब तक हमने इंगित किया तुरंत काम हो गया। चलिए, कम से हमने कम आप SP को मान कहा, तो IG को कहा। रहे और उम्मीद की जाना चाहिए, इस पर लगाम भी कसेगी। लेकिन आप क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रभु जी, निश्चित तौर पर सुझाव तो दोनों के अच्छे आधार से लिंक करने की बात हो, या जो मालू जी कह रहे ब्यूरोक्रेसी भी, लेकिन करना भी नेताओं को ही है, सरकार को ही है। बिल्कुल मनोज जी, सरकार को ही करना है और आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए इस मौके पर, क्योंकि ये ऐसी आपदा है जिसमें सभी को मिलकर काम करना है और सबको मिलकर काम करते क्योंकि ना हुए धर्म दिखना देख भी रही चाहिए। है, ना सीमा देख जी, रही, ना भाषा देख रही है। और जहाँ पर भी गलतियां हैं उसको उजागर जरूर करना चाहिए, चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो। मालू जी भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि वो लगातार सरकार को या केंद्र सरकार को पत्र लिखकर और ऐसे या मुद्दों, अलग बिल्कुल माध्यम से इंजेक्शन का मामला हो, चाहे जी, केसलेस बात अलग हो। माध्यम से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। दुर्गेश शर्मा जी भी अच्छा सुझाव दे रहे हैं कि इसको आधार से लिंक कर देना चाहिए, तो शायद पारदर्शिता है और उससे ये जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठना बंद हो जाएंगे। तो वाकई में सरकार को सोचना चाहिए, जहाँ से भी अच्छा सुझाव आता है उस पर अमल करे और बहुत बेहतर व्यवस्था बनाओ। जो मुख्यमंत्री जी ने माइक्रो मैनेजमेंट शुरू किया है, इसके परिणाम अच्छे 1 हफ्ते के अंदर दिख जाने चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उम्मीद की जाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसके परिणाम दिखे। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रभु जी इस विश्लेषण के लिए। तो निश्चित तौर पर सरकार ने माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दिया है, लेकिन कई मोर्चों पे भी चुनौतियां बाकी हैं, क्योंकि केंद्रीय सचिव ने जो पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में जो 7 जिले हैं उसमें संक्रमण के रेट 30% से ज़्यादा है, और उनका ये भी सुझाव है कि जिस भी जिले में 10% से ज़्यादा संक्रमण की दर हो, तो आने वाले 10 दिनों में वहाँ सख्त लॉकडाउन लगाया जाए, या सरकारी भाषा में जो मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया नाम दिया कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए। वो शायद तभी हम इस चेन को तोड़ पाएंगे, क्योंकि एक दिन के जो आंकड़े आते हैं कि 2 दिन पहले हम जब 12,500 पर आते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि शायद हमने इस पर काबू पा लिया, लेकिन एक दिन बाद ही हम 13,500 क्रॉस हो जाते हैं। देश के संदर्भ में भी हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा ठीक हुए हैं, लेकिन फिर जब हम पॉजिटिविटी का रेट देखते हैं तो 3.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है। आज भी 3,60,000 मरीज हैं और शाम तक हो सकता है इसमें और इजाफा होगा। तो ये आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि आखिर अगर 15 दिन बाद भी अगर इस चेन को हम नहीं तोड़ पा रहे तो इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम भी हैं, क्योंकि हम में से कई सारे ऐसे जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, बिना कारण सड़कों पर घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हम फिर एक बार आपसे अनुरोध करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए और कोरोना की चेन से तोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये कोरोना ऐसा जानलेवा है जो जान पे भी भारी पड़ रहा है, माल पे भी भारी पड़ रहा है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।